हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का गोविंद गुरु के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए सीटेट 26 जून 2011 का हिंदी पेपर का एनालिसिस लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। पाठ में दिए गए चित्र का क्या उद्देश्य होता है। क्या पूछ रहा है कि जो पाठ में चित्र देता है उसका क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया है चित्र आमूल संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है। चित्र से पाठ पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चित्र आमूल संकल्पनाओं को समझने में सहायता करती है। चित्र पढ़ने से क्या होता है, आपका कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। पूछ रहा है क्या, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया है सुनना पढ़ना। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है सुनना बोलना। ऑप्शन 3 में दिया है बोलना लिखना। ऑप्शन 4 में दिया है पढ़ना लिखना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बोलना और लिखना। बोलना और लिखना इसलिए हो जाएगा, देखिए कौशल दो तरह का होता है। एक अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है और एक ग्रहात्मक कौशल होता है। अभिव्यक्तात्मक कौशल में क्या होता है, लोग अपनी बातों को किसी दूसरे के पास पहुंचाते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, अपने बातों को किसी दूसरे से कहते हैं। तो आप किस तरह से कह सकते हैं, एक तो आप बोल के कह सकते हैं अपनी बातों को और एक लिख कर कह सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, लोग चिट्ठी भेज दिया करते थे। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था। भेज देते थे अपने पड़ोसी अपने रिश्तेदार के यहाँ अपनी बात लिख कर, पड़ोसी को मिलता था, वो समझ लेता था। अब मोबाइल का जमाना हो गया है तो चिट्ठी बंद हो गया। अब लोग फोन करते हैं और बोल कर अपनी बातों को कि एक मतलब अपने रिश्तेदारों को अपना विचार या अपना कष्ट बता देते हैं। तो इसलिए अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या होता है, बोलना और लिखना होता है। और ग्रहात्मक कौशल क्या होता है, ग्रहात्मक कौशल होता है सुनना और पढ़ना। ठीक है, सुनना और पढ़ना ग्रहात्मक कौशल है। जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो बोल और लिख कर दोनों से पढ़ा रहा हूं। आप तो मैं क्या हुआ, अभिव्यक्तात्मक कौशल। और आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, सुन और पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नहीं पूछ रहा है तो हमको डायरेक्ट नहीं को एक बार घेर लेना है समझ लेने के लिए कि हमसे नहीं पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिए और आगे बढ़ गए, इस नहीं को ध्यान ही नहीं दिए और उनको मालूम नहीं पड़ता है कि जो क्वेश्चन है वो निगेटिव पूछ रहा है हमसे और पॉजिटिव कोई भी आंसर मार देते हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम इसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में दिया है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रवाही प्रयोग करना। ठीक बात है। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बातें कहना। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो देखिए यहाँ पे देखिए कंठस्थ करना, कभी भी कंठस्थ क्या है, यह एक निगेटिव वर्ड है। हमको बच्चों को कभी कंठस्थीकरण नहीं कराना है, याद नहीं कराना है, परिभाषाओं पर बल नहीं देना है। तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पे, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर,
भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय एवं अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। अब देखिए कैसे, मान लीजिए आपको बुखार लगा है, डॉक्टर को पता ही नहीं है कि बंदे को बुखार लगा है, आपको पेट दर्द की दवा दे दिया, तो आपका बुखार तो ठीक नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को। तो उपचार करने के लिए सबसे पहले उसको क्या मालूम होना चाहिए, कारणों का सही पहचान होना चाहिए। उसको मालूम होगा कि हाँ इसको बुखार लगा है, तो बुखार का दवा देगा, आपका बुखार ठीक हो जाएगा। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर किस पे करती है, समस्याओं की सही पहचान पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ठीक है, भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। ठीक है, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। भाषा के 4 कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भाषा के चारों कौशल क्या होते हैं, अंतर संबंधित है। सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये भाषा के 4 क्या हैं, कौशल हैं। तो आप बताइए, अगर आप सुन नहीं सकते हैं तो आप बोल कैसे लीजिएगा। मैं आपको बोला कुछ, आपको सुनाई ही नहीं दिया, तो आप मेरे बात का जवाब कैसे दे सकते हैं। तो क्या है, अंतर संबंधित है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है। अगर आपका कोई भी एक प्रभावित है तो समझिए आपका 3 और भी प्रभावित होना ही है, हो जाएगा। अगर आप सुनिएगा नहीं तो बोल नहीं पाइएगा। ठीक है, बोल सकते हैं लेकिन आप अपना बात कहिएगा, मेरे बात का जवाब आप नहीं दे पाइएगा। ठीक है, तो आपका तो प्रभावित हो गया बोलना। समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। बच्चों की भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की भली भांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो कक्षा है वो क्या है, बहुसांस्कृतिक कक्षा है। उसमें विभिन्न भाषा के लोग बैठे हुए हैं, बंगाली बोलने वाला भी है, उर्दू बोलने वाला भी है, हिंदी बोलने वाला भी है, भोजपुरी बोलने वाला भी है। ठीक है, तो आप उसमें सभी बच्चों को भाषा का अधिक से अधिक अवसर देंगे भाषा का प्रयोग के लिए। तो भाषा के प्रयोग के लिए अधिक अवसर देने से क्या होगा, बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे। वो उसका भाषा थोड़ा सा सीखेगा, ये उसका भाषा सीखेगा। ठीक है, तो इससे उन लोगों का क्या होगा, जो कम्युनिकेशन स्किल है इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेकों कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ठीक है, क्या होता है, हिंदी और मातृभाषा के संरचना में क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, तो उनको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। आप बोल रहे हैं तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है,
आप कोई बात किसी दूसरे को बता रहे हैं तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है? मधुर वाणी, आप मधुर वाणी में बोलिएगा तभी कोई दूसरा व्यक्ति आपका बात समझ पाएगा, नहीं तो मधुर वाणी तो होगा ही नहीं। ठीक है। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपना बात कह सकना। ठीक है। स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, आप स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण कीजिएगा तो आप किसी दूसरे को बात समझा पाइएगा नहीं। अलंकारी भाषा का प्रयोग, ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपना बात कहना। मान लीजिए झगड़ा हो रहा है, आप वहां जाकर प्यार मोहब्बत वाला बात कीजिएगा तो अगला का तो ऐसे ही दिमाग जला हुआ है, आपको भी धो देगा। ठीक है। तो स्थिति के अनुसार, ठीक है, संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपने बात को कहना। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? ठीक है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्धि माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। आप जिस परिवेश में रहिएगा उस तरह का भाषा सीखिएगा। समझ रहे हैं बात को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? कहानी सुनने से क्या होता है? बच्चे की कल्पना शक्ति, चिंता शक्ति का विकास होता है। बच्चे प्रसन्न होते हैं। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। बच्चे अनुशासित रहते हैं। कहानी सुनने से तो अनुशासित तो नहीं रहते हैं, इससे इसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि जब बच्चा कहानी सुनेगा तो उसका कल्पना शक्ति का विकास होगा, उसका चिंता शक्ति का विकास होगा। ठीक है। वो अमूर्त बात को सोचने लगेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? ऑप्शन में दे रहा है सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभव को लिखना, सुरती लेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अपना अनुभव लिखना। मान लीजिए आप बच्चों को कोई लेख दे रहे हैं तो वो तो शुद्ध और शुद्ध बात लिखेगा, अलंकारिक बात लिखेगा। पैर, गाय के 2 पैर होते हैं, एक पूंछ होता है, 2 आंख होता है, एक नाक होता है, ऐसे लिखेगा। ठीक है। आप उसको बोल दीजिएगा अपना कोई अनुभव लिखो। आप गर्मी की छुट्टी में कहीं गए हुए थे तो उसके बारे में बताओ, तो वहां पे वो अपना अनुभव लिखेगा। तो उससे हमें क्या होगा? उसके लेखन कौशल का मूल्यांकन करने का अवसर मिल पाएगा और बेस्ट विधि भी है। ठीक है। मूल्यांकन करने की बहुत अच्छा विधि है। किसका मूल्यांकन? लेखन कौशल का। ठीक है। वो अपना अनुभव लिखेगा कि मैं यहाँ गया, मैं इनसे मिला, मैं ये खाया, मैं वो किया। अपनी बातों को जिस तरह चाहेगा तोड़ मोड़ कर लिख सकता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है क्या? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना, बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना, बच्चे की भाषा को संसार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखने से, भाषा संसाधन का अभाव है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना। और मान लीजिए कि क्लास में बहुत सारे भाषा के बच्चे बैठे हुए हैं,
उर्दू वाला भी बैठा हुआ है, बंगाली वाला भी बैठा हुआ है, इंग्लिश बोलने वाला भी बच्चा बैठा हुआ है, किसी स्टेट का मातृभाषा भी बोलने वाला बच्चा बैठा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भाषा बोलने वाले बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है, आप मान लीजिए गए उस क्लास में पढ़ाने, तो मान लीजिए आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, जिसका मातृभाषा बंगाली है, तो उसको तो समझ में नहीं आएगा। तो आपको एक उचित रणनीति तय करना पड़ेगा कि हमको किस तरह पढ़ाएं कि सभी के सभी बच्चे क्या हो, अधिगम प्राप्त कर सके, सीख सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? ठीक है, अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या है? साधन है। अब भाषा सीख रहे हैं, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है। और भाषा क्या है? तो भाषा क्या है? साध्य है। मान लीजिए आपका अभी साध्य क्या है? सीटेट है। और मैं क्या हूं? मैं एक साधन हूं। मैं आप लोग को सिखा रहा हूं, किसके लिए? सीटेट के लिए, साध्य के लिए। आपका साधन क्या हुआ? तो मैं हुआ। मैं क्या हुआ? तो मैं एक साधन हुआ जो आप लोग को आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करूंगा। उसी तरह भाषा क्या है? एक लक्ष्य है। ठीक है, भाषा क्या है? एक लक्ष्य है। और पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या दिया है? गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? ठीक है, ऑप्शन में दे रहा है गृह कार्य देना अति आवश्यक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप दीजिए। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसके अभिभावक को व्यस्त रख रहे हैं, एक क्या बात हुई? आप मान लीजिए बच्चों को व्यस्त रखिए, पढ़ा रहे हैं आप और अभिभावक को व्यस्त रख रहे हैं। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्यों का अभ्यास मात्र है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि बच्चे की क्षमताओं और स्तर के अनुसार गृह कार्य देना या दिया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है? प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे की क्या है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में असत्य पूछ रहा है। ठीक है, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां एवं निरर्थक अभ्यास से बच्चे में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, ठीक बात है। मान लीजिए कि आप सुधार के नाम पर बच्चों को बार बार आप टॉर्चर कर रहे हैं, टिप्पणी दे रहे हैं। टिप्पणी मतलब तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुमसे ना हो पाएगा, तुम कभी ये नहीं कर पाओगे, आप ऐसा टिप्पणी दे रहे हैं। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? अरुचि उत्पन्न होने लगी। सही में लागत हमरा से ना हुई, ये हमरा बस के बात नहीं खे। ठीक बा। ऑप्शन नंबर 2 में दे रहा है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज एवं स्वतः रूप से भाषा परिमार्जन कर लेंगे। ये भी ठीक है। क्या है? बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। ये भी बात ठीक है। बच्चे की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में परिचालित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि बच्चे की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है? देखिए ये गद्यांश है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा गद्यांश है। ठीक है, गांधी जी के बारे में यह गद्यांश दिया हुआ है और एक मनु बहन है जो एक डायरी लिखती है, उसके बारे में गद्यांश से आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? मनु ने अपने किस गलती का एहसास हुआ? ठीक है, ऑप्शन में दे रहा है उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था, उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी,
मनु ने डायरी में कतने की गति का हिसाब लिखा था। उन्होंने डायरी को सही सही बातें लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन गांधी जी का कहना था कि वगैरह शब्द का प्रयोग वर्जित है। ठीक है, वगैरह शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, डायरी में वगैरह शब्द का कोई स्थान नहीं है। तो उन्होंने क्या लिया था, लेकिन एक जगह लिख दिया था सफाई वगैरह, तो वगैरह शब्द नहीं लिखना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। ऑप्शन में दे रहा है, वो चाहते थे कि बात को ज्यों का त्यों लिखा जाए, वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है, गांधी जी चाहते थे सही भाषा का प्रयोग हो, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप वगैरह शब्द लगा रहे हैं तो उसमें क्या है कि कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। अब वगैरह वगैरह बोल दे रहे हैं तो आप मालूम ही नहीं चल रहा है किस बारे में बात बोल रहा है। ठीक है, तो वगैरह शब्द का प्रयोग गांधी जी का कहना था कि नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा। दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए, दोनों में समय लगता है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल है, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए, इबादत क्या होता है, इबादत होता है पूजा पाठ करना, उपासना करना। तो डायरी लिखना और इबादत पूजा पाठ करना, दोनों में क्या होना चाहिए, सच्चाई और ईमानदारी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यह इबादत करने जैसी विधि है, हमें शुद्ध एवं सच्चे रूप से, यहाँ पे देखिए, हमें शुद्ध एवं सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटनाओं को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए। ठीक है, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना जा रही हो। ठीक है, तो दोनों में क्या होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। किसमें, इबादत, पूजा पाठ कर रहे हैं, लोग कहता है कि बैठल बानी पूजा पर मन बा भूजा पर, तो दिमाग कहीं और है, आपको ईमानदारी और सच्चाई से पूजा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या होना चाहिए, सच्चाई और ईमानदारी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, ठीक है, इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है, इससे व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्चा का हिसाब किताब कर सकता है। गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते थे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि देखिए, आप डायरी लिख रहे हैं तो इससे अपने विचार को लिख रहे हैं, तो अपने विचार को लिख रहे हैं तो इससे आप क्या कर सकते हैं, स्वयं का विश्लेषण कर सकते हैं और स्व मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं, क्या मेरा थॉट्स है, क्या विचार है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे। हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके, हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था, लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार किस दिशा में जा रहा है, क्या है, किस दिशा में जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर हो जाएगा। वह हस्ताक्षर करते हुए देखते थे कि जो भी व्यक्ति लिख रहा हो वो उसका विचार और क्या हो रहा है, किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, जो कोई व्यक्ति लिखेगा तो अपना विचार, अपना थॉट्स लिखेगा और अपना काम लिखेगा, तो ये देखते थे कि वो उस व्यक्ति का कार्य और विचार किस दिशा में जा रहा है। तो हस्ताक्षर करने का मेन उद्देश्य यही था। ठीक है, नहीं तो
हस्ताक्षर करने से क्या फायदा है? मान लीजिए कि डायरी है, कोई एग्जाम पेपर तो है नहीं कि आप चेक कर रहे हैं और इतना नंबर आ गया, चलो 100 में आप 90 नंबर लाए हो। हस्ताक्षर करने का मेन मोटो यही था कि वो देखते थे कि व्यक्ति का कार्य और विचार किस दिशा में जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है? बोल रहा है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में दिया हुआ है तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। देखिए, प्रतिदिन में जो प्रति है ये अव्ययी है, यह क्या है? अव्ययी है। तो इसलिए यह पूरा का पूरा प्रतिदिन क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है? पड़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ है। पूछ रहा है, मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं तो कितना पचा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप कितना, मतलब अंदर से आपका पेट कितना मजबूत है, आप कितना डाइजेस्ट करने की आपकी क्षमता है। उसी तरह बात है कि आप पड़ा हुआ कितना पच गया। पच गया, पच गया का मतलब क्या हुआ? ऑप्शन देखते हैं। पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया, कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा, पढ़े हुए कितने विश्लेषण किए, पढ़ा हुआ कितना समझ में आया। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको कितना आत्मसात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि पढ़ा हुआ कितना पच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। ऑप्शन में दे रहा है काम, सेवा, कार्य, काज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, काज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, काज। कार्य का तद्भव रूप क्या है? कार्य का तद्भव रूप काज है। ठीक है, क्या है? काज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है? विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। वैचारिक, वैचारिक, विचारिक, विचारिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वैचारिक। इसमें इक प्रत्यय लगाइएगा तो क्या होगा? वैचारिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, अब यहाँ से पद आपका स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है? पद स्टार्ट हो रहा है, कविता। तो आप कविता भी पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा कविता है। ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी का यह लिखा हुआ है कविता है, आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है? गहरी नींद में सोने का अर्थ है। क्या पूछ रहा है कि आप गहरी नींद में सो रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? चिंता मुक्त होना, मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रम होना, बेखबर होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बेखबर होना। आप देख रहे हैं गहरी नींद में सोए हुए हैं, भैंस बेच के सो गए हैं, तो आप क्या हो? बेखबर हो गए, बगल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको कुछ मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो आप बेखबर हो गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है, बेखबर होना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है? कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देंगे? पतन की राह पर, पताल में, अतल गहराई में, जहां सूर्य अस्त होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पतन की राह पर। पतन की राह पर कभी जाने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इसका मतलब यही हुआ कि पतन की राह पर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है? कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? ऑप्शन में दे रहा है, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत परिश्रमी हैं,
जो जीवन की कठोर वास्तविकता से बेखबर हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो जीवन की क्या है, कठोर वास्तविकता से बेखबर हैं। उस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहा है। ठीक है, सो गया है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो उसको जीवन की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, बेखबर है कि कितना जीवन का वास्तविकता कितना कठोर है। तो उसको क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं कवि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहते हैं। यह कवि का दायित्व है, कवि लोगों को गीत सुना सकें ताकि मनुष्य में गतिशील आ सके और वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। सुबह हो गया इसलिए नहीं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि ताकि मनुष्य में क्या होके, गतिशील हो और वो प्रगति के पथ पर क्या करे, आगे बढ़ सके, इसलिए कवि लोगों को जगाना चाह रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने नहीं दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, कोई पंक्ति में कोई वर्ण 2 बार आए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, ये तीनों के तीनों नहीं होंगे। कि आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी पंक्ति में कोई वर्ण 2 बार आए तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, इसमें अ यहाँ पे 1 बार आ रहा है और यहाँ पे 1 बार आ रहा है। ठीक है, और जो वर्ण है वो 2 बार आ रहा है, तो इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है क्या, जागृति, हर्ष, कोलाहल, आकाश। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जागृति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जागृति। देखिए, कविता का शीर्षक यही ना है कि कवि सबको जगाना चाह रहा है कि आप एक जीवन की कठोरता को समझे, वास्तविकता को समझे, सही राह पर चले, अपना जीवन को क्या करें, एक उत्तम बनाए, तो वो जागृति फैलाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है और मैं आप लोगों को अपना टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक भी प्रोवाइड करने वाला हूं। आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप लोग का डिमांड होगा तो मैं यहाँ पे इसका PDF और आंसर भी दोनों भी सेंड कर दूंगा और आप लोगों को हर समय मेरा नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।